गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सभी हैं लर्न विद आर्या के चैनल पर। ये आर्या पब्लिक स्कूल, आर्या पोर्टरी स्कूल का एक ज्वाइंट चैनल है जो अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ है। मुझे लग रहा है कि सीतामढ़ी जिला या अदर दूसरे बाकी जगह कहीं के भी बच्चे हों उनको लाभान्वित ये चैनल काफी करेगी। अलग अलग टाइप का वीडियो जिसमें डाला जा रहा है, जिसमें रिलेट अभी तक मैक्सिमम क्लास 5 वगैरह का मैथमेटिक्स डाला गया है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 चाहे वो बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, सीतामढ़ी पढ़ता हो, आर्या पढ़ता हो, कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ता हो, किसी स्टेट में पढ़ता हो, यदि वो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ता है तो ये चैप्टर क्लास 10 के सारे स्कूल, सारे स्टेट के 10 के बच्चों के लिए काम आएगा। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 एनसीईआरटी का लेसन 2 है फेडरलिज्म। एनसीईआरटी लेसन क्लास 2 पॉलिटिकल साइंस फेडरलिज्म। कम समय में लेसन की तैयारी कैसे होगी? एनसीईआरटी पढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है, बुक में थोड़ा सा शॉर्ट दिया रहता है, तो कम समय में आप लेसन को कैसे समझेंगे, कैसे आप डायग्राम बना लेंगे, एग्जाम के जस्ट प्रीवियस नाइट को आप एक रात में तैयारी कर सकते हैं, तो वो आपको कराएगा ब्रेन मैप। तो ब्रेन मैप के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 लेसन 2 फेडरलिज्म समझाने का प्रयास कर रहा है। यदि आपके पास बुक हो आप बुक निकाल करके रख सकते हैं, मिला सकते हैं। मैक्सिमम चीजें उसमें डालने का मैंने प्रयास किया। फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट अगर वगैरह होगा तो क्लियर किया जाएगा। तो हम लोग फेडरलिज्म से स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म है क्या? ठीक, तो फेडरलिज्म क्या है? तो सबसे पहले आ जाइए फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म है क्या? तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। ठीक, देख लीजिए आप फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म है कि नहीं है इसको समझने के लिए जस्ट इसके पहले वाले लेसन पे चलते हैं। इसके पहले का लेसन था पावर शेयरिंग। आपने पावर शेयरिंग पढ़ा है? अभी मुझे लग रहा है कि लगभग स्कूलों में यही लेसन 2 लेसन 3 चल ही रहा होगा, तो आपके सिलेबस में भी है और अभी करेंट सिलेबस में चल रहा होगा। तो पावर शेयरिंग आपने पढ़ा है। पावर शेयरिंग में हमने 2 कंट्री का एग्जाम्पल पढ़ा, एक श्रीलंका और एक चाइना। श्रीलंका और बेल्जियम। बेल्जियम में 2 लेवल की सरकार थे। उसमें बताया गया है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट के बाद ढेर सारी चीजें जोड़ी गई और रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। तो रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया गया, इसका मतलब है कि वहां रीजनल गवर्नमेंट पहले से था। उसमें एक और नया वर्ड आया, यूनिटरी गवर्नमेंट। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका ने यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो किया है, एक ही जगह सारा पावर रख लिया। अब फेडरलिज्म होता क्या है? तो फेडरलिज्म पहले हमने जो क्या लिख दिया, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें कम से कम 2 लेवल की सरकार होगी। एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पूरे पैन इंडिया के लिए होगी। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता, कहीं यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, कहीं फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है इसको। इंडिया स्टेटों का एक यूनियन है। ठीक, इंडिया स्टेटों का एक यूनियन है। इसमें कई स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें ज्यादा पावर सेंट्रल को दिया गया होगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ये होगा इंटायर नेशन के लिए, ये होगा इंटायर नेशन। ये जो लॉ वगैरह बनाएंगे वो पूरे देश की जनता को फॉलो करना पड़ेगा। ये होगा रीजनल लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, ये रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होगी, ये अपने स्टेट के लिए। ये जो लॉ बनाएगी ये पूरे कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो लॉ बनाएगी ये केवल उस स्टेट के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो
तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ 2 लेवल की सरकार है, वैसे तीसरे लेवल की भी है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। फेडरलिज्म में बताया गया कि कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ 2 लेवल की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बनाया किसने है, तो दोनों को अथॉरिटी जो दिया गया है, ये दोनों को अथॉरिटी दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अरे नेक्स्ट सरकार की व्यवस्था हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हुई है। अब दोनों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों लेवल की सरकार है क्या, तो दोनों लेवल की सरकार का अपना अपना, दोनों लेवल की सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दोनों वैलिड है, ये इसके फीचर में आ जाएगा। बुक में आपको 7 फीचर दिया गया हुआ, तो दोनों को मान्यता, वैलिडिटी जो दिया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया हुआ। स्टेट गवर्नमेंट जो होगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ये याद रखने का तरीका है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं होगा, क्रॉस लगा देने का मतलब है कि सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। दोनों का जुरिडिक्शन अलग होगा, जुरिडिक्शन दोनों का अलग अलग होता है। अब ये जुरिडिक्शन क्या है, जुरिडिक्शन का अर्थ होता है दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। कौन से टॉपिक पे लॉ, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सा टैक्स कौन सा गवर्नमेंट लेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट का काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए रोड है, तो रोड हमारे यहाँ क्या है, नेशनल हाईवे भी है, स्टेट हाईवे भी है, और उसके बाद PWD की रोड भी होती है। इसके अलावा ग्रामीण सड़क भी होता है, ग्रामीण सड़क भी होता है। तो अब कौन सी रोड कौन बनाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे डिपेंड करता है। कुछ फंड सेंट्रल देती है, कुछ स्टेट देती है। तो कौन से टॉपिक पे कौन कानून बनाएगी, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी, उसको जुरिडिक्शन कहा जाता है। दोनों का जुरिडिक्शन अपना अपना होगा। ये जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दिया हुआ है। जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दिया हुआ। दोनों एक ही सिटीजन पर, नागरिक तो एक ही है। अब भारत के नागरिक, हम भारत के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हम ही हैं, बिहार में भी हम ही हैं, सीतामढ़ी जिला में भी हम ही हैं। तो एक मुर्गा को कई जगह हलाल करेंगे, एक मुर्गा एक जगह हलाल होगा। तो दोनों सेम सिटीजन, दोनों के लिए सिटीजन सेम है, एक ही सिटीजन पर दोनों गवर्नमेंट शासन करती है। तो दोनों में किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन ना हो, इसके लिए टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स। तो टैक्स कौन सा लेगी, अथवा रिसोर्सेज, टैक्स अथवा रिसोर्सेज कौन कहां से लेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया हुआ। उसके अलावा क्या है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंड है, म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों में, दोनों गवर्नमेंट में म्यूचुअल ट्रस्ट है, और दोनों का एक साथ रहने का एग्रीमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ जाएगा आपका फेडरलिज्म के फीचर्स में। 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछता है राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक देकर के डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कम से कम 5 पॉइंट देना होगा। अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो कम से कम 3 पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये फेडरलिज्म की विशेषताएं हैं जो आपके बुक में पॉइंट दर पॉइंट 7 को दिया हुआ, 7 फीचर। अब आगे हम आते हैं कि फेडरलिज्म को लागू करने के लिए इंडिया ने किया क्या क्या है, हमारे इंडिया में क्या क्या व्यवस्था है। तो हमारे इंडिया में लिस्ट बनाया गया है, अलग अलग लिस्ट बना दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बना दिया कि कौन से टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन से टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कौन से टॉपिक पे
लोकल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कौन सा टैक्स सेंट्रल लेगी, कौन सा टैक्स स्टेट लेगी, कौन सा टैक्स लोकल गवर्नमेंट लेगी, ताकि किसी प्रकार की को कंफ्यूजन ना हो। इसको कहा जाता है लिस्ट। हमारे यहाँ लिस्ट तीन तरह का है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट है। किस टॉपिक पे कौन सी गवर्नमेंट कानून बनाएगी, आपस में किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया है। मेनली तीन लिस्ट बनाया गया हुआ, मुख्य रूप से तीन ही लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट। सेंट्रल लिस्ट में जो जो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा कौन, तो जो पूरे देश को जिसकी जरूरत होगी, जिसकी जरूरत पूरे देश को है। इसमें हम आप ले सकते हैं बैंकिंग। बैंकिंग की जरूरत सब जगह है। मान लो कि बिहार का करेंसी कुछ और होता, पंजाब का करेंसी कुछ और होता, दिल्ली का करेंसी कुछ और होगा। अब 10 क्लास के बाद बच्चा दिल्ली जाएगा कोचिंग करने, अब यहाँ का करेंसी वहां चलवे नहीं करेगा, तो बच्चों को दिक्कतें आएगी जो दूसरे देश में होता है कि डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करना पड़ता है। फिर इंडिया में भी यही दिक्कत आती है। इसलिए पूरे इंडिया को जिसकी आवश्यकता है वो डाला जाता है यूनियन लिस्ट में। एग्जाम्पल हो गया इसका बैंकिंग हो गया, करेंसी आ जाएगा, ये इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। अब पुलिस आता है स्टेट के अंदर, पुलिस स्टेट में आता है, इस पे केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कंकरेंट में जिसपे दोनों कानून बनाएगी, मान लो एजुकेशन। अब एजुकेशन की आवश्यकता बिहार के बच्चों को भी है, एजुकेशन की आवश्यकता तमिलनाडु के बच्चों को भी है। सारे राज्य का अपना अपना बोर्ड भी है, बिहार सरकार का बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, तमिल बोर्ड है, आंध्रा बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड भी है। तो इसकी आवश्यकता सबको है, इसलिए इस पर दोनों गवर्नमेंट कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट पे जो सब्जेक्ट होगा उस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट पे केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट कानून बनाएगी। इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, अगर दोनों गवर्नमेंट ने कानून बना दिया और दोनों में कंट्राडिक्शन है, दोनों ने अलग अलग कानून बना दिया, तब क्या होगा, तो दोनों में यदि डिस्प्यूट पैदा हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मान्यता प्राप्त होती है, वो वैलिड होता है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो दोनों में अगर कंट्राडिक्शन है तो उस कंडीशन में सेंट्रल का कानून मान्य होगा। तो मुख्य रूप से तो तीन ही लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और होता है, अब ये सब बना कब भाई, तो ये सब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अस्तित्व में आया 1950 में, हम लोग पहले से पढ़े हैं, 26 जनवरी 1950 इंप्लीमेंट हमने कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 तक जितनी सब्जेक्टें थी उसको तीन टॉपिक में बांट दिया गया, तीन लिस्ट में बांट दिया गया। तो क्या उसके बाद भी कुछ आया क्या, इस समय हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर हमारे यहाँ बाद में आया है, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ बाद में आया है, इंटरनेट हमारे यहाँ बाद में आया है। तो जो बाद में आएगा उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। तो नियम कहता है कि 1950 के बाद जो भी आया अथवा इस तीनों लिस्ट में जो नहीं है वो सब को डाला जाएगा रिड्यूसरी लिस्ट में। बुक में एक लाइन केवल बता दिया गया रिड्यूसरी लिस्ट है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले रिड्यूसरी लिस्ट है, बच्चा डिटेल अगर पढ़ेगा तो समझ में आएगा, रिड्यूसरी है तो उसको रिड्यूसरी समझने में नहीं आता। तो रिड्यूसरी में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो इस तीनों में से कहीं भी नहीं है। अब रिड्यूसरी पे कानून कौन बनाएगा, तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इस पे दोनों बनाएगी, इस पे कौन बनाएगी, रिड्यूसरी का पावर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिड्यूसरी लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे पे कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म आता कहां से है भाई, तो फेडरलिज्म का सोर्स है, ठीक, फेडरलिज्म का सोर्स है, सोर्स ऑफ फेडरलिज्म, सोर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का दो सोर्स है, एक कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। फेडरलिज्म के दो सोर्स हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब ये कमिंग टुगेदर क्या है, देखते होंगे कि जो कमजोर है समाज में,
जो कमजोर है, जिसकी संख्या कम है, वो आसपास से कुछ और लोगों को मिला करके अपना एक यूनियन बना लेता, अपनी एक टीम बना लेता। तो देश भी यही काम करता, जो देश छोटे छोटे हैं, जो देश कमजोर हैं, अब बगल वाला कहीं हमला न कर दे, तो इसके लिए उसने अपनी एक टीम बना ली, अपना एक यूनियन बना लिया, और वो अपनी मर्जी से आता है, तो उसको कहा जाएगा कमिंग टूगेदर। अपनी मर्जी से, जैसे जैसे ले लो छोटे छोटे देश, बहरीन है, मनामा पनामा है, कुवैत है, तो ये सब छोटे छोटे देश मिला करके अपना एक यूनियन बनाया, यूएई। ठीक है, यूएई इसने अपना एक यूनियन बना लिया। इसमें जो आएगा सब अपनी मर्जी से आएगा, इसमें जो कंट्री आएगा, इसमें कंट्री आता है, और ये कंट्री कैसे आएगा? खुद से आएगा, अपनी मर्जी से आएगा। क्यों आएगा? तो ये अपनी पावर बढ़ाने के लिए आता है, पावर इंप्रूव करने के लिए आता है, अपनी वैल्यू इंप्रूव करने के लिए आता है, पावर इंप्रूव करने के लिए, वैल्यू इंप्रूव करने के लिए, और ट्रेड इंप्रूव करने के लिए आता। अब इसमें फैसिलिटी क्या है? तो इसमें क्या होता है कि ऑल आर, ठीक, ऑल आर इक्वल पावर, इसमें सबको एक समान पावर होता है। ऑल आर इक्वल पावर एंड वैल्यूज, इसमें जितने भी देश आएंगे सारे देशों का पावर एक समान होगा, ना कोई मोर पावरफुल होगा, ना कोई लेस पावरफुल होगा, ना किसी की वैल्यू ज्यादा होगी, ना किसी की वैल्यू कम होगी। ये अपना सारा कंट्री आता है, अपनी मर्जी से आएगा, पावर बढ़ाने के लिए आएगा, वैल्यू बढ़ाने के लिए आएगा, ट्रेड बढ़ाने के लिए आएगा, और एक और होता है सिक्योरिटी के लिए आता है। अकेले हैं तो कोई देश हमला कर देगा, अब 10 देश मिल के हैं तो हमला करने से पहले कोई सोचेगा कि अरे 10 मिलके हमला कर देगा, तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आता। इसमें सबका पावर इक्वल होता है, सबकी वैल्यू इक्वल होती है, ना कोई मोर पावरफुल ना कोई लेस पावरफुल। इसका एग्जाम्पल अगर देना होगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए। यूएसए इसका एग्जाम्पल है, बुक्स में 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन यूएसए एक एग्जाम्पल बता दिया। तो कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे देश आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, सबकी पावर इक्वल होती है, सबकी वैल्यू इक्वल होती है, ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आता है, अपनी पावर बढ़ाने के लिए आता है, लेकिन इसमें ना कोई मोर पावरफुल ना कोई लेस पावरफुल। अब अगर देश बड़ा है, ठीक, अगर देश बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए, जो कहलाता है स्टेट। इसको स्टेट में बांट दीजिएगा, तो एक बड़े से देश को, भारत एक विशाल देश है, विशाल का मतलब हम एरिया में विशाल नहीं है, एरिया में हम 7वें नंबर पे हैं, विशाल हम डाइवर्सिटी में हैं। भारत में जितनी डाइवर्सिटी है दुनिया के कम देशों में उतनी डाइवर्सिटी है, तो भारत एक विशाल देश है, डाइवर्सिटी में है। अब उस सारे डाइवर्सिटी को एक साथ अकोमोडेट कर लेना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो छोटे छोटे राज्यों को एक बड़े देश को छोटे छोटे यूनियन में जब बांटा जाता है, यूनिट में बांटा जाता है, तो उसको कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर। इसको होल्ड किया जाता, ये आता है, इसको होल्ड किया गया। इसका इसमें इसको क्यों किया जाता है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, इसमें देश की यूनिटी के लिए किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कर चलाने में इजी हो, यूनिटी बनाने में दिक्कत नहीं हो, और देश का डेवलपमेंट आसान हो, इसके लिए किया जाता है। ठीक, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इसमें कुछ को मोर पावर है, दोनों में अंतर देख लेना। इसमें सम आर मोर पावरफुल, सम आर मोर पावरफुल, सम आर लेस पावरफुल, लेस पावरफुल, सम आर स्पेशल स्टेटस, कुछ को स्पेशल स्टेटस भी होता। इसमें कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, और किसी को स्पेशल भी मिला हुआ। इसमें सब इक्वल पावरफुल है, इसमें सब इक्वल पावरफुल नहीं है। ये में इसमें देश एक ही होता है, एक ही देश को छोटे छोटे स्टेट में या यूनिट में बांटा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा हो इसके लिए। इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे इंडिया, इंडिया। ये दोनों कहलाता है सोर्स ऑफ फेडरलिज्म। उम्मीद है कि सोर्स ऑफ फेडरलिज्म समझ में आ गया होगा। फेडरलिज्म का 2 सोर्स है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में देश अपनी मर्जी से आता, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए। इसमें सारे देश एक समान पावरफुल होते हैं,
कोई मोर पावरफुल नहीं, कोई लेस पावरफुल नहीं। इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे यूएसए। होल्डिंग टुगेदर, जब देश बड़ा हो, डाइवर्सिटी ज्यादा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उसको छोटे छोटे यूनिट में अथवा स्टेट में बांटा जाता है, ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में सुविधा हो। और इसमें किसी को पावर ज्यादा भी होता है, किसी को पावर कम भी होता है। इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे यूएसए। अब इंडिया में फेडरलिज्म है कि नहीं है, तो हमने फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया क्या है भाई? तो फेडरलिज्म बढ़ावा देने के लिए हमने एक बनाया है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी हमने बनाया है। अब ये लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय दुविधाएं थी कि कौन कौन सी भाषाएं भारत में रहेंगे। तो अंग्रेजी को नियमतः 1965 तक, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ होगा, नियमतः 1965 तक अंग्रेजी को हमारे देश से खत्म हो जाना था। लेकिन जब 1965 में पहल किया गया तो कुछ साउथ के स्टेटों ने, नन हिंदी भाषी देशों ने, स्टेट ने इसका अपोज किया, फिर अंग्रेजी कंटिन्यू रह गई। तो हमने लैंग्वेज में बड़ी फ्लेक्सिबल नीति अपनाया, हम बड़ी लचीला नीति अपनाया। ये नहीं कि केवल हम मंदारिन पढ़ाएंगे। चाइना में है, चाइना ने केवल अपने भाषा को बढ़ावा दिया, सिंगल एक ही, और एक वो है मंदारिन। हमने लोगों को कहा कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम तमिल में पढ़ो, तब तेलुगु में पढ़ो, कन्नड़ में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। हमने 21 भाषाओं को, ठीक है, एक तो हिंदी हो गया, हिंदी के अलावे 22 और भाषा। सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी जॉब की वैकेंसी अगर आती है तो उसमें आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, उसके अलावे 22 भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं। हमने लैंग्वेज पॉलिसी अपनाया है। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या अपनाया? तो लैंग्वेज को हमने फ्लेक्सिबल नीति अपनाया। लैंग्वेज में हमने लैंग्वेज थोपा नहीं है देश पर। उसके अलावा क्या किया है? हमने स्टेट बनाए हैं। ठीक, स्टेट हमने बनाए हैं। स्टेट बना है, याद रखिएगा, जीके में क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर हमने स्टेट बना दिए हैं। शुरू में तो दिक्कतें थी कि लेकिन स्टेट अलग अलग हो जाएगा, देश की यूनिटी तो खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं, जब बना तो लाइक इससे एकता और बनती है। हमने स्टेट बना दी है, वो लैंग्वेज के आधार पर बना दी है कि भाई हिंदी बोलने वाला यहाँ रहेगा, तमिल वाला यहाँ, तेलुगु वाला यहाँ, कन्नड़ वाला यहाँ। लेकिन एक और सुविधा दी गई कि ये नहीं है कि तेलुगु बोलने वाले एरिया में केवल तेलुगु वाला लोग रहेगा, तमिल वाला भी रह सकता है, हिंदी भी रह सकता है। तो हमने लैंग्वेज के आधार पर बना भी दिया। उसके अलावा क्या किया? फिर फ्लेक्सिबल नीति अपना दिया कि सब चाहे तो जा सकता है, सब चाहे तो रह सकता है। हमने स्टेट बना दिए। उसके अलावा कुछ स्टेट को, ठीक, कुछ स्टेट को हमने स्पेशल पावर दे दिया। कुछ स्टेट को हमने स्पेशल पावर दे दिया। किसी स्टेट को स्पेशल पावर दे दी है। किसी स्टेट को, छोटा अगर स्टेट है, जैसे एग्जांपल ले लेना, स्टेट अगर छोटा है तो इसको लेस पावरफुल बना दिए। लेस पावरफुल हमने बना दिया। एग्जांपल ले लो, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये इतना छोटा है कि इसको ना तो स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है और ना इसको दूसरे में अगर हम मिला देते हैं तो उसकी अपनी कल्चर समाप्त हो जाएगी, तो दूसरे में मिला भी नहीं सकते। तो इसको हमने बना दिया यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी का पावर थोड़ा कम होता है। वैसे भारत में 2 तरह का यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, पौंडीचेरी है, तो कुछ यूनियन टेरिटरी है जहां स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन बाकी सारे यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेंट्रल अपने तरीके से देखता है। इसमें दिल्ली के साथ एक दिक्कत क्या है, जो अक्सर सुनते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तब तक वो डिमांड करते थे क्या कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दिल्ली पुलिस डायरेक्ट केंद्र के कंट्रोल में होती है। अगर दिल्ली पुलिस दे दी है दिल्ली सरकार के कंट्रोल में तो फिर उसका पावर बढ़ जाता है। हमने किसी स्टेट को पावर ज्यादा दे दिया, किसी स्टेट को पावर कम दे दिया। खास करके जो हमारा पहाड़ी वाला भाग है, पहाड़ी राज्य, उसको हमने ज्यादा सुरक्षा दिया हुआ, ज्यादा फैसिलिटी दिया हुआ। तो हमने स्टेट बना दिए, स्टेट को अलग अलग टाइप का ये दे दिए। और हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी बनाया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को हमने इस तरीके से मेंटेन किया है कि फेडरलिज्म हमारा और ताकतवर होता। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से लगभग हमको लग रहा है कि 2000 ईस्वी से 2005 के बाद सेंट्रल में कोई एक पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार भी नहीं बना रही थी। हालांकि 14 में बीजेपी की जो सरकार बनी वो अपने दम पर बनी, कोलिजन की सरकार तो बनी थी, लेकिन मेजोरिटी उसको खुद आया था। लेकिन 2004 के बाद
अकेले किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं आ रहा था, कोलिजन की सरकार बननी शुरू हुई। जब कोलिजन की सरकार बनती है तो इसको बहुत बढ़ावा मिलता और इससे फेडरलिज्म और ताकतवर होता। तो फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने किया क्या क्या है, तो हमने लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई है, हमने स्टेट बनाए हैं, हमने किसी स्टेट को मोर पावरफुल दिया, किसी को हमने लेस पावरफुल बना दिया है, हमने सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन भी बनाया है। इस रिलेशन में लास्ट टॉपिक एक आता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या नाम है, सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट के पावर को लेकर के सेंट्रल को दे देना। अब डिसेंट्रल के लिए हमारे यहाँ 3 लेवल की सरकार, शुरू में हमने तो बताया दिया 2 ही है, लेकिन एक है बाद में बताएंगे, वो था लोकल गवर्नमेंट, ठीक। तो एक हो गया सेंट्रल, एक हो गया स्टेट और एक हो गया लोकल। अब ये लोकल गवर्नमेंट को 2 भाग में बांटा गया हुआ, अर्बन और रूरल। लोकल गवर्नमेंट को 2 भाग में बांट दिया गया, अर्बन और रूरल। अब इस अर्बन को भी 2 भाग में बांटा गया हुआ है। शहर अगर छोटा है तो म्यूनिसिपैलिटी और शहर अगर बड़ा है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका जो हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, वो चेयरमैन होता है, इसका हेड चेयरमैन होता है, ये इलेक्टेड पर्सन है, और इसका हेड मेयर होता है, ये भी इलेक्टेड पर्सन होता। सीतामढ़ी पहले म्यूनिसिपैलिटी थे, अब नगर निगम में बदल गया। रूरल को भी बांटा गया है 3 लेवल पे, रूरल को 3 लेवल पे बांटा गया है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका सरपंच होता है हेड, इसका प्रमुख होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिला परिषद का अध्यक्ष होता। पर्पस सबका एक ही है, शासन चलाने में सुविधा हो। उम्मीद है अब एक बार सबको हम समराइज कर दें 2 मिनट में। इस लेसन में हमने पढ़ा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता था, फेडरलिज्म ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एटलीस्ट देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए थी। भारत में कम से कम 3 लेवल की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। अब ये दोनों को लेवल की गवर्नमेंट में दिक्कतें ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट अलग अलग बना दिए हुए, जिसको सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल को यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। बाकी जो बच्चे खुचे सबको डाल दिया गया रिड्यूसरी लिस्ट में। फेडरलिज्म के सोर्स 2 हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल हम दे देंगे अमेरिका एंड यूएसए, होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल दे देंगे इंडिया। अब उसके अलावा फेडरलिज्म की कुछ विशेषताएं हैं। फेडरलिज्म को लागू करने के लिए हमने कुछ जो स्टेप उठाए हैं, वो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई है, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन बनाया है, और लास्ट में इस लेसन में पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब स्टेट का पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे देना। लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है, अर्बन जिसको म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और रूरल विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप आधे घंटे में अगर चाहें तो पूरा फेडरलिज्म याद कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये आपको 10th बोर्ड की तैयारी में मदद करेगा। थैंक यू।